60 साल के नरेंद्र नामी बुजुर्ग आज फिर तेज धूप और तपिश में सारा दिन खड़े रहने की वजह से बेहोश हो चुके थे। उनके गिरते ही आसपास मौजूद ठेले वाले भागते हुए उनके करीब आए और पानी का छिड़काव करके उन्हें होश में लाने लगे। ये आज चौथी बार ऐसा हुआ था कि नरेंद्र नामी बुजुर्ग लंबी बीमारी की वजह से चकराकर गिर गए थे। कुछ लोगों ने तुरंत उन्हें पास के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया और उनके घर कॉल करके खबर देने लगे। उन बाबा के घर कॉल मिली तो उनकी बेटी सीमा ने कॉल उठाई, जो कब से बाप की राह तक रही थी। फोन पर जब अनजान लोगों ने खबर दी कि उसका बाप बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया है, तो उसका बदन कांपने लगा। वो बमुश्किल फड़फड़ाते होंठों से अटकते शब्दों में हॉस्पिटल का नाम और पता पूछकर वहां जाने के लिए निकली। सारे रास्ते उसे बेचैनी और दिल में ख्याल आते रहे, न जाने उसका बाप किस हाल में होगा। वो अस्पताल की तरफ यात्रा भी कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अचानक उसे अपना भाई याद आया। वो रिक्शा में बैठे हुए भी सिसक सिसक कर रोने लगी थी। काश अगर भाई आज जिंदा होता तो पिताजी को इस उम्र में काम नहीं करना पड़ता। ये उम्र तो उनकी घर में आराम करने की थी, मगर वो अपना और मेरा पेट पालने की खातिर, मेरे दहेज का सामान इकट्ठा करने की खातिर सारा दिन धूप में रहकर फल सब्जियां बेचते रहते। सीमा अपने आंसू पोंछते पोंछते फुसफुसाते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी। इस भरी दुनिया में आखिर कौन था उसका, सिवाय उसके बूढ़े बाप के, जो शायद अब तक सांस भी ले रहा था। उस वक्त तक जब तक उसकी लाडली बेटी सीमा को सुरक्षित हाथों में देकर अपना फर्ज न अदा कर दे, जो लवारिस और यतीम ना कहलाई जाए, वरना अंदर ही अंदर मर तो वो तभी गए थे जब उनका 21 साल का जवान बेटा सड़क पर डाकुओं से हाथापाई में गोली लगने से मारा जा चुका था। काश उस दिन भाई माँ की दवाई के लिए जमा किए गए पैसे उन लोगों को दे देता तो शायद आज वो और माँ दोनों जिंदा होते। सीमा की माँ को कैंसर था। उनके घर तो पहले ही गुर्बत के डेरे थे। बड़े शौक से सीमा के भाई ने पाई पाई जोड़कर सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी थी ताकि पिताजी को मार्केट तक आसानी से छोड़कर आ सके। लेकिन जब माँ की दवाई के लिए पैसे कम पड़े तो सीमा के भाई ने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। इन पैसों को लेकर जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने सारी जमा पूंजी लूटकर सीमा के भाई को भी गोली मार दी। इधर भाई का शव घर आया और उधर माँ का दिल काम करना बंद हो गया। दोनों माँ बेटे हमें तनहा छोड़कर सुकून की नींद सो चुके थे, जबकि सीमा के पिताजी इस दुनिया में रहकर अभी अपने हिस्से की आजमाइश झेलने पर मजबूर थे। इनको भी सीमा की परवाह थी, वरना वो तो कब का जीना छोड़ चुके थे। इन्हीं सोचों में सीमा गुम थी। जब रिक्शा अस्पताल के बाहर आकर रुका तो सीमा ने अपने पुराने पर्स से कुछ फटे हुए नोट निकाले। रिक्शा वाले को किराया दिया तो उसने फटा नोट देखकर शोर मचा दिया। सीमा उसकी खुशामद करते हुए बोली कि भाई मेरे पास ही यही थे, मेरे पिताजी अंदर अस्पताल में बीमार पड़े हैं, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। सीमा के शब्द और उसका चेहरा देखकर उस रिक्शा ड्राइवर को भी तरस आ गया और वो खामोशी से वहां से चला गया। सीमा पिताजी तक पहुंची तो वो अब तक बेहोश थे। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि वो टेंशन बहुत लेते हैं, इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था। अगर यूं ही चलता रहा तो उनकी दिल की नसें सिकुड़ सकती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कुछ देर बाद सीमा के पिताजी को होश आया। सीमा को अपने पास देखकर वो रोने लगे और यही प्रार्थना करने लगे कि बस मेरी आखिरी सांस से पहले मेरी बेटी को एक अच्छे और शरीफ हमसफर के साथ अपने घर का कर दे। इत्तेफाक से मनीष नाम का लड़का भी उस हॉस्पिटल में मौजूद था, जो एक दोस्त के हालचाल पूछने के लिए आया था। उसने जब सीमा को अपने बाप के साथ अस्पताल से जाते देखा तो पहली नजर में ही उसे सीमा पसंद आ गई। अमीर घराने का लड़का था, सीमा के बारे में पता निकालना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सीमा इस बात से अनजान थी कि उसकी तकदीर एक अलग मोड़ लेने वाली है। अपने पिताजी के साथ घर पहुंच गई। उसके पिताजी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। पैसे भी इतने मौजूद न थे कि पूरा इलाज करवा सके। तभी एक दिन मोहल्ले की रिश्ते वाली सीमा का रिश्ता लेकर नरेंद्र के घर आई। जब नरेंद्र ने लड़के वालों के घर की जांच पड़ताल करवाई तो काफी गमगीन सा हो गया, क्योंकि लड़का अच्छे खासे खाते पीते घर से था। उसकी नौकरी भी कनाडा में थी। नरेंद्र तो जैसे खुश हो गया था। सीमा से जब पिताजी ने इस रिश्ते के बारे में बात की तो सीमा सर झुकाकर खड़ी हो गई, जिसका यही मतलब था कि जैसे पिताजी बेहतर समझेंगे उसे स्वीकार होगा। अगले दिन मनीष के घर से उसके पिताजी और बुआ रिश्ता लेकर सीमा के घर पहुंचे थे। पहली नजर में सीमा के पिताजी को वो लोग बहुत पसंद आए थे। वो तो शुरू से ही ये दुआ करते आए थे कि उनकी बेटी को ऐसा ही घर मिले, कम से कम ससुराल जाकर इसे ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तरसना न पड़े। उन्हें तो यूं लगा जैसे उनकी हर प्रार्थना स्वीकार हो गई हो। उन्होंने फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अगले हफ्ते शादी का दिन फिक्स हो गया।
मनीष के पिताजी ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ सीमा को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते थे। नरेंद्र की जेब पर इस तरह बोझ भी कम हो गया था। वही रिश्ता तय होने की वजह से ही सीमा खुश तो थी, पर इसे अब एक फिक्र सताने लगी कि उसके पिताजी का इसके बाद कौन ख्याल रखेगा। मेहमानों के जाते ही सीमा अपने पिताजी से कहने लगी तो उसके पिताजी बोले कि बेटी, मेरी फिक्र मत करो बेटी, तुम बस अपनी नई जिंदगी को लेकर खुश रहो। मेरा क्या है, तुम्हारा फर्ज अदा हो जाए, मैं भी अपने हिस्से की बची हुई जिंदगी गुजार लूंगा। इतना सुनकर सीमा का दिल कटकर रह गया था। यूं ही दिन गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सीमा मनीष के साथ विदा होकर इसके घर आ गई। रह रहकर उसे अपने पिताजी का ख्याल आ रहा था। उनको अकेला छोड़कर आना उसके लिए मुश्किल तरीन काम था। ससुराल के बीच कुछ ज्यादा लोग नहीं थे। उसका पति मनीष और एक ससुर था। घर में चंद नौकर भी थे जिन्हें बहू आने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। मनीष का तो सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो चुका था। उसने आज तक जो भी चाहा था वह हासिल कर लिया था। अच्छी नौकरी और एक अच्छी पत्नी जिसे आज दुल्हन बने अपने कमरे में देखकर उसकी खुशियों की कोई इंतहा ना रही थी। सीमा भी कुछ कम हसीन नहीं थी, बस गुर्बत और दुखों ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया था, वरना वो मनीष से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इससे मिलकर मनीष ने अपने दिल की बात फौरन बयान कर दी थी। कुछ देर बाद मनीष वॉशरूम में चेंज करने गया तो सीमा बिस्तर से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो अपनी ज्वेलरी उतार रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। उसने झट से मुड़कर देखा तो उसका ससुर खड़ा हुआ था, जो बहुत गौर से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ससुर को अपने सामने देखकर सीमा फौरन झिझक कर अपना दुपट्टा सर पर रखने लगी। उसे यूं शर्माता देखकर ससुर की आंखों में अजीब सी हैवानियत जाग उठी थी। उसने एक दफा आसपास नजर दौड़ाई और ये देखने लगा कि मनीष कमरे में मौजूद नहीं है। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए सीमा की तरफ कदम बढ़ाया और उसके कांधे पर हाथ रखकर बोला कि वाह, हमारी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। दाद देनी पड़ेगी मनीष की पसंद को। पता नहीं कहां से इसने इतनी हसीन पत्नी ढूंढ निकाली। ससुर के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर सीमा के मुंह पर शर्मो हया से लाली सी आने लगी थी। उसके बाद उसने सीमा को अपने सामने बैठाया और गौर से देखने के बाद समझाने लगा, कहने लगा, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी सास जिंदा होती तो वो तुम्हें ये सब बातें समझाती, क्योंकि अब वो नहीं है तो इसलिए मुझे ही बताना पड़ेगा। मनीष के निकलने से पहले ससुर जी कमरे से जा चुके थे, जबकि सीमा एकटक ससुर जी को जाता हुआ देख रही थी। उसे ससुर का मिजाज कुछ अजीब सा लगा था, मगर उस पर उसने नजरअंदाज कर दिया था। अगली सुबह हुई तो उसे सबसे पहले अपने पिताजी का ख्याल आया। मनीष से कहकर वो नाश्ता करने के बाद फौरन उसके मायके की तरफ चले गए। सीमा बहुत खुश थी। उसे खुशी थी कि मनीष जैसा हमसफर उसे मिला। उसके पिताजी ने उसके लिए बेहतरीन जीवन साथी का चुनाव किया था। उसके कदम अभी उसके घर के आंगन में आए थे कि सामने का मंजर देखकर उसका दिल कांप गया। वो चीख मारकर अपने पिताजी की तरफ दौड़ी, जो आंगन के बीचों बीच जमीन पर मुंह के बल गिरे हुए थे। सीमा और मनीष उनकी हालत देखकर परेशान हो गए। उनका वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। न जाने वो यहाँ कब से बेहोश पड़े थे। मनीष फौरन उन्हें अस्पताल ले जाने लगा, मगर इससे पहले ही वो मर चुके थे। सीमा की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ तकदीर ये खेल खेलेगी। कल तक वो कितनी खुश थी। उसके पिताजी विदा करके सुकून से थे और आज सुबह पल भर में उसकी खुशियां गम में बदल चुकी थी। वो पिताजी के शव के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। कोई भी उसके साथ नहीं बचा था। उसकी माँ और भाई तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब पिताजी भी उन्हीं के पास चले गए थे। कितने दिन वो सदमे की हालत में रही। मनीष उसका बहुत ख्याल रखा करता। कई दिन यूं ही गुजर गए। ये गम तो बहरहाल जिंदगी के साथ ही रहना था। पिताजी के मरने के बाद 20 दिन बाद वो अपने वीरान मायके को ताला लगाकर मनीष के साथ अपने ससुराल चली आई। यहाँ आने के बाद अब उसने साथ ही साथ अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। चंद दिन बाद मनीष का भी ईमेल आ गया। इसका बॉस उसे दोबारा अर्जेंट कनाडा बुला रहा था। ना चाहते हुए भी मनीष को कनाडा जाना पड़ा। सीमा को भी उसकी आदत हो चुकी थी, मगर उन सब के बीच मनीष के कनाडा जाने की खुशी उसके पिताजी को ज्यादा थी। जिस दिन मनीष ने हिंदुस्तान छोड़ा वो दिन उसके पिताजी के लिए बहुत खुशी का दिन था। सीमा भी उदास थी, लेकिन वो मनीष को ढेरों दुआओं के साथ विदा करके उसे भेज चुकी थी। अब इस घर में सीमा और उसके ससुर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। ससुर जी के लिए तो जैसे सारे पर्दे गिर चुके थे। अब तो वो खुल्लम खुल्ला कुछ भी कर सकता था। उसे रोकने वाला भी कोई मौजूद न था। उसे तो सीमा पहली नजर में ही भा गई थी।
वो शायद किसी ऐसे मौके की तलाश में थी कि कब उन्हें मौका मिले और वो बेचारी सीमा को अपना शिकार बनाए। सीमा इन सब चीजों से बेखबर घर का सारा काम करती और ससुर की हर जरूरत का दिल से ख्याल रखती। उसका सगा बाप तो मर चुका था, लेकिन वो ससुर की सेवा करके ही उन्हें अपना बाप समझ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ससुर की नजरों का बदलता हुआ नजरिया सीमा से भी ढका छुपा न रह सका। उसे अब ससुर की नजरें अपने वजूद पर चुभती हुई महसूस होने लगी। वो अक्सर अपने काम करते हुए और सोते हुए कई बार सीमा को घूरते रहते थे। सीमा को अब ससुर से डर लगने लगा था। नजरों का रुख समझकर कांप सी जाती थी, फिर दिल से कहकर टाल जाती कि वो उसके बाप की जगह है, क्योंकि उनकी नजरों का बदलता हुआ रवैया अब उसे समझ सा आने लगा था। वो अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। उसका दिल खौफ से घिर चुका था, मगर ससुर तो जैसे बिना खौफ के बहू पर नजरें गाड़ने लगा। एक दिन तो ससुर ने हदी पार कर दी। सीमा तेज बुखार में तप रही थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। जब उसे यूं महसूस हुआ कि उसके कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया है, तो उसने पहले तो कोई ध्यान न दिया, लेकिन जब उसने अपने पास कोई वजूद महसूस किया तो बौखलाकर उठ बैठी। उसका ससुर उसके बहुत करीब बैठा था। सीमा ने बौखलाकर उनकी तरफ देखा, उछलकर बिस्तर से उतर गई। उसके साथ न जाने क्या होने वाला था। वो गुस्से से ससुर को खुद से दूर धकेलने लगी, मगर ससुर पर तो जैसे हैवान सवार हो चुका था। उसने दुस्साहसी ढंग से सब कुछ सीमा के सामने स्वीकार करना शुरू कर दिया और फिर उसको मजबूती से जकड़ लिया। बेचारी सीमा आवाज देती तो किसको देती? आखिर कौन मदद को आता उसकी? उसने हर मुमकिन कोशिश करके खुद को आजाद कराना चाहा, मगर सब कुछ बेकार रहा। ससुर ने अपनी मासूम बहू को हवस का निशाना बना डाला था और फिर इसे यूं ही छोड़कर दरवाजे का ताला लगाकर घर से बाहर चला गया। सीमा को जब होश आया तो यूं ही बिस्तर पर पड़ी थी। वो खौफनाक मंजर उसको दोबारा याद आने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपना मुंह नोच डाले, खुद को मार डाले। वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़कर चीख चीख कर रोने लगी। सबसे पहली आवाज उसने अपने पिताजी को दी थी। काश वो जिंदा होते। उसके बाद उसे अपना पति याद आया। वो कितनी ही देर रो रोकर उन्हें आवाज देती रही, मगर कौन आता? उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसका ससुर उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। क्या पहले जिंदगी में कम दर्द झेलकर यहाँ तक पहुंची थी? इतना बड़ा रोग अब उसके वजूद को लग चुका था। कितनी ही देर वो चीख चीख कर रोती रही। वो और ज्यादा अब यहाँ नहीं रुक सकती थी। उसका ससुर उसकी इज्जत तार तार कर चुका था। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन दरवाजा तो ससुर बाहर से ही लॉक करके चला गया था। फिर उसने अपना मोबाइल ढूंढा, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी वापसी के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। आखिर वो अब किससे मदद मांगती? वो यूं ही बैठकर रो रही थी कि एक बार फिर उसका गेट खुला और उसका ससुर कमीनगी से मुस्कुराता हुआ अंदर आ रहा था। अंदर आते ही उसने मुस्कुराकर एक नजर सीमा पर डाली और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। खौफ की एक नई लहर सीमा के बदन में दौड़ रही थी। इस बार वो ससुर से गुस्से से पेश आई और गुस्से से बोली, खबरदार अगर मेरे करीब आने की कोशिश की। क्या आपको शर्म नहीं आई? मैं आपके बेटे की पत्नी थी। मेरे बाप जैसे थे आप, मगर आपने जो धोखा अपने बेटे के साथ किया वो कोई भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये सुनकर वो कमीनगी सी हंसी हंसा और बोला कि मनीष उसका सगा बेटा नहीं है, उसकी पत्नी के पहले पति का बेटा है। ये सुनकर सीमा चकरा कर रह गई थी। इससे पहले ससुर उसके साथ दोबारा जुल्म करता, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। ससुर लगातार उसके कमरे का दरवाजा बजाता रहा और वो रो रो कर मनीष को आवाजें देती रही, मगर वो एक बार भी ना आया। अगली सुबह ससुर ने एक बार फिर घर को ताला लगाया और बाहर चला गया। सीमा सारी रात डरी सहमी गुजारती रही और अब सदमे से उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो यूं ही बैठकर रोती रही और भगवान से मदद मांगती रही, मगर शायद उसकी आजमाइश खत्म होने में वक्त था। वहीं दूसरी तरफ मनीष को कनाडा गए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। उसे कल रात ख्वाब में सीमा बहुत रोती हुई नजर आई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। कई बार मनीष ने घर फोन करके हालचाल मालूम करना चाहे, मगर ना सिर्फ सीमा का, उसके पिताजी का भी नंबर बंद जा रहा था। ये बात मनीष को बहुत परेशान कर गई थी। उसने बगैर किसी को खबर किए पहली फुर्सत में हिंदुस्तान आने का टिकट कटाया। वो भी 2 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान पहुंच गया। उसके दिल में कई सवाल आज जन्म ले रहे थे। उसके कदम जैसे जैसे घर के लिए उठ रहे थे, उसका दिल कई सोचों में घिरता चला जा रहा था। आखिरकार घर की दहलीज तक पहुंच गया, मगर सामने का मंजर देखकर उसको हैरत का झटका सा लगा। दरवाजे का तो ताला लगा था, जबकि अंदर से दरवाजा खुला था। उसका दिल कई बेचैनियों से घिरा हुआ था। जब पहला कदम उसने घर के अंदर रखा
तो सामने का मंजर उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। लाउंज में उसके पिता के साथ 2 लोग और खड़े थे, जिन लोगों के हाथ में सिगरेट थी। मनीष एकटक उन्हें देखकर रुका था कि तभी उसकी नजर फर्श पर गई। उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके बाल बिखरे पड़े थे और तन पर पहने कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसका खरोंच से भरा कमजोर शरीर देखकर मनीष तड़प सा गया था। अपने सौतेले बाप की हरकतों से मनीष पहले से ही वाकिफ था, मगर वो यूं अपने बेटे की पत्नी के साथ ऐसा करेगा, वो सोच भी नहीं सकता था। मनीष चिल्लाते हुए आगे बढ़ा और उन्हें सीमा से दूर करते हुए थप्पड़ मारने लगा। वही सीमा अब तक फर्श पर बेहोश पड़ी थी, उसके माथे से खून बह रहा था। मनीष के तन बदन में आग लग चुकी थी। वो अपने बाप से पूछने लगा आखिर क्या हुआ उसके साथ, मगर ससुर का तो जैसे सारा राज ही पास हो चुका था। उसका रंग फक हो गया और अटकते हुए कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो। ससुर के साथ आए 2 लोग कब के भाग चुके थे। वो फौरन सीमा की तरफ बढ़ा और उसे होश में लाने लगा, मगर वो ना आई। वो एक भी लम्हा बर्बाद किए बिना अस्पताल आ गया। उसके माथे पर लगी चोट और उसकी बिगड़ी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। डॉक्टर ने उसके टेस्ट लिए और फिर जो मुझे बताया मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल तो जैसे उस पर धड़कना भूल चुका था। मेरी पत्नी को हवस का निशाना बनाया गया, और बनाने वाला भी कौन था? मेरा बाप। मैं वही फर्श पर गिर गया। कुछ देर बाद सीमा को होश आया तो उसे देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने मनीष के सीने लगकर एक एक जख्म खोलकर दिखाया जो कुछ उसके साथ हुआ था। वो सब कुछ सुनकर मनीष के दिल में अपने बाप के लिए और ज्यादा नफरत बढ़ने लगी। अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद अपने चंद लालची दोस्तों को भी उसने अपने घर बुलाया था। सीमा को उनके बारे में पता चला तो वो उन्हें गुलदान उठाकर मारने लगी। उसके हाथ में जो चीज आती गई वो अपना बचाव करती रही, मगर वो 3 और ये 1 आखिर कब तक कैसे मुकाबला करती। उसी वक्त एक आदमी ने वही गुलदान सीमा के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। ऐन उसी वक्त मनीष घर पहुंच चुका था। नफरत और गुस्से में उसने अपने बाप से सारे संबंध तोड़ दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उन 2 मर्दों सहित अपने बाप पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ससुर माफी मांगता रहा, मगर मनीष ने एक नजर भी गवारा न किया। सीमा कई दिन सदमे से 2-4 रही। वो शर्मिंदा थी। वो इस हादसे के बाद खुद को मनीष के काबिल नहीं समझती थी, मगर मनीष ने उसे सब कुछ एक बुरा ख्वाब समझकर भूलने को कहा। मनीष का कहना था कि तुम्हारा असल कसूरवार तो मैं हूँ, जो तुम्हें अपने बाप के भरोसे छोड़कर परदेश चला गया। बहुत समय लगा था सीमा को जिंदगी की तरफ लौटने में। कुछ दिन बाद मनीष सीमा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए कनाडा चला गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।